तो अब सूरत हाल ये है कि आपके पास एक एलईडी आ गया। एलईडी ज़ाहिर बात है कि एक लाइट का सोर्स है। लाइट के सोर्स से मुराद, फिर मैं बताता चलूँ, हम 850 नैनोमीटर्स की रेंज बता रहे हैं, ठीक है। और कोई भी दुनिया में लाइट सोर्स ऐसा नहीं है जो सिंगल फ्रीक्वेंसी बनाता हो। हर लाइट सोर्स का एक स्पेक्ट्रल विड्थ होती है। इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपको एक छोटी सी असाइनमेंट भी दी हुई है, जिसमें कि आपने मुख्तलिफ लाइट सोर्सेज का के आपने स्पेक्ट्रल विड्थ ढूंढ के लिखनी है, जो सबसे पहली ऑनलाइन सेशंस के दौरान पहली असाइनमेंट। अच्छा, अब ये जो लाइट सोर्सेज हैं, ये मैं अपलोड कर चुका हूँ, इसका वो जो स्लाइड्स, उसको आप देख लीजिएगा। अब ये लाइट सोर्स जो है, ज़ाहिर बात है, अब ये किस तरह से ये पैदा होती है, किस तरह से डेवलप होती है, इसको हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। इसकी स्पेक्ट्रल विड्थ को देखेंगे। स्पेक्ट्रल विड्थ होने का मतलब ये है कि एक रेंज ऑफ वेवलेंथ्स हैं जो कि एक सोर्स प्रोड्यूस करती है। और इसको इस्तेमाल करने से पहले हम जानते हैं कि ये एक रेंज है, ऑल्दो कि हमारे लिए आइडियल सिचुएशन यही होगी कि एक सिंगल पॉइंट के ऊपर एक सिंगल फ्रीक्वेंसी जो है वो एक सोर्स जनरेट करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमेशा जब भी कोई सोर्स कोई लाइट को प्रोड्यूस करती है तो वो एक रेंज में प्रोड्यूस करती है, और उस रेंज को अगर आप स्टडी करें तो उसकी शेप ज़रा गॉसियन कर्व की शेप होती है। सो इस हैविंग सेड दैट, अब हम इसको थोड़ा सा चेक करते हैं कि हाउ डू वी प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर यानी कि सोर्स, ठीक है। ये मैंने एक स्लाइड्स को ओपन किया है। कैन यू सी द स्लाइड्स? द फर्स्ट स्लाइड। आप अपना माइक ऑन करके मुझे जवाब दे सकते हैं। अपना माइक ऑन कीजिए और मुझे ज़रा जवाब दीजिए कि कैन यू सी द स्लाइड? जी सर। यस सर। अच्छा, अब एक और काम हम छोटा सा करेंगे, एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। कैन यू प्लीज़ टेक योर नेम्स, ताकि मैं आपकी अटेंडेंस यहीं पर ही लगा लूँ, बजाय इसके कि मैं बाद में इनको कलेक्ट करता रहूँ। तो ये BET 01 आप अवेलेबल हैं यहाँ पे? BET 01, BET 1, Paul 16, BET 01। मैंने अभी देखा था आपका 01 कौन है, नाम क्या है इनका? खामोशी नज़र आ रही है, हालांकि ये मुझे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ऑनलाइन तो हैं। चलें तो हम फिर एंड के ऊपर कर लेंगे ये एक्सरसाइज। सो बी रेडी कि जिस वक्त हम अटेंडेंस लें तो उस वक्त सब लोग अवेलेबल रहें, ठीक। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, ट्रांसमिशन के लिए आपको एक लाइट सोर्स की ज़रूरत होती है, बीच में ऑप्टिकल फाइबर चाहिए, और एंड के ऊपर एक लाइट रिसीवर चाहिए, ठीक है।
और रिसीवर ऐसा हो जो कि आपकी भेजी हुई जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिकली तो आप इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं ना, और उसका फॉर्मेट ये है कि वो एक लाइट की सूरत में, और लाइट में किस तरह से, किस सूरत हाल में वो आगे जा रही है कि प्रेजेंस ऑफ लाइट को आप 1 मान लेते हैं और एब्सेंस ऑफ लाइट को आप 0 मान लेते हैं। इस लेक्चर में और इस टॉपिक में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसमें ऑप्टिकल कंपोनेंट्स हैं, ऑप्टिकल सोर्सेज हैं, एलईडी क्या चीज़ होती है, इसकी क्वांटम एफिशिएंसी क्या होती है, लाइट कपलिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहली बात कि मेजर ऑप्टिकल कंपोनेंट्स, ये हम स्लाइड पहले भी देख चुके हैं, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर योर रिविजन। ट्रांसमीटर्स कौन कौन से होते हैं, ऑप्टिकल सोर्सेज हो सकती हैं, दैट कैन बी एन एलईडी और अ लेजर डायोड। मीडियम क्या हो सकता है आपके पास, आपको एक ऑप्टिकल फाइबर चाहिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल चाहिए, उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर जा रही हो, और ऑप्टिकल फाइबर 2 किस्म की होती हैं, या तो वो सिंगल मोड फाइबर होगी या मल्टी मोड फाइबर होगी। फिर उसके बाद आपको एक रिसीवर चाहिए। रिसीवर किस तरह का होना चाहिए, आपके पास एक ऑप्टिकल रिसीवर होना चाहिए, और ऑप्टिकल रिसीवर्स का जो जनरल नाम है वो फोटो डायोड्स हैं। नॉर्मली 2 किस्म के फोटो डायोड्स इस्तेमाल होते हैं, पिन डायोड और एवलांच फोटो डायोड। ठीक है, हम बात कर रहे थे सोर्सेस की, एलईडीज और लेज़र डायोड्स, एलडी लेज़र डायोड को कहते हैं। एलईडी जिस रेंज में अपना ट्रांसमिशन करती है, अपना इसका सोर्स बनता है, वो 850 नैनोमीटर्स है। मैं बार बार इसके लिए लाइट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं विजिबल लाइट की बात कर रहा हूँ। विजिबल लाइट की रेंज जो है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर्स तक ही है। बियॉन्ड दैट और larger than 700 nanometers, it comes in infrared range. इसका मतलब है कि हमारे ये जो तीनों ट्रांसपेरेंट विंडोज हैं, ये इंफ्रारेड रेंज के अंदर आती हैं। सो इस just give me 1 minute. ये आपकी क्लास की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं कि लेक्चर स्टार्ट हुआ कि नहीं। आई डोंट नो व्हाई दे आर हैविंग some problem. I'll just answer them on WhatsApp. Right. अच्छा जी, तो हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली एलईडीज है, जो आज का इसको हमने डिस्कस करना। एलईडीज जैसे मैंने बताया कि लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं, एलडीज लेजर डायोड्स होते हैं। अच्छा, ये किस फिनोमेना के ऊपर वर्क करते हैं? आपके पास कॉन्सेप्ट है एनर्जी बैंड्स का, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर जो घूम रहे होते हैं, वो डिफरेंट एनर्जी बैंड्स के ऊपर होते हैं।
और उनके जो एनर्जी बैंड्स जो होते हैं ये डिस्क्रीट एनर्जी बैंड्स होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर बैंड के अंदर या एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। नेक्स्ट बैंड के अंदर जो उनकी एनर्जी होगी वो बिल्कुल पर्टिकुलर होगी। इस दोनों बैंड्स के दरमियान में कोई और वो एनर्जी लेवल नहीं हो सकती जब तक उसको इन दोनों के गैप के बराबर एनर्जी हासिल नहीं हो जाती या लूज नहीं हो जाती। अगर लूज होगी तो ऊपर से नीचे वाले बैंड में आ जाएगा। अगर इतनी उसको एनर्जी मिल जाती है तो वो नीचे से ऊपर वाले बैंड के ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो द इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड describes the range of energy that an electron within the solid may have। ठीक है, इन पर्टिकुलर वैल्यूज के अलावा कोई और वैल्यू पॉसिबल नहीं है। एंड द रेंजेस ऑफ एनर्जी दैट इट मे नॉट हैव and the ranges of energy that it may not have are the band gaps। ठीक है, या तो एक पर्टिकुलर बैंड है, एक एनर्जी का लेवल है, या एक एनर्जी के लेवल और दूसरे एनर्जी के लेवल के दरमियान में बैंड गैप है। अब अगर आप डिफरेंट सॉलिड्स को अगर स्टडी करें तो वो तीन डिफरेंट टाइप्स निकलती हैं, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जो कि इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? वो एक ऐसा मटेरियल है जो कि कंडक्ट करता रहता है इलेक्ट्रिसिटी को। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली आफ्टर सम डोपिंग। ठीक है, क्योंकि उनके आउटर शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है अगर आप उनके आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना चाहें। अच्छा, जितनी ज़्यादा उसमें डोपिंग इंक्रीज करते चले जाते हैं उसकी कंडक्शन उतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा अगर वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो तब भी कंडक्शन उसकी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स तो आपको पता ही है कि जैसे सिलिकॉन है और जर्मेनियम है और इस तरह से कई और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं, उनको भी इस्तेमाल किया गया है। और जिन कंपाउंड्स की मैं बात करूँ उनमें एक एग्जांपल है गैलियम आर्सेनाइड की। इस तरह के और बहुत सारे मटेरियल्स हैं, गैलियम आर्सेनाइड, फास्फोरस। ठीक है, इस तरह से नए किस्म के मटेरियल्स बनाए गए हैं विच वर्क एज बेसिकली सेमीकंडक्टर्स, लेकिन इनके अपने फ़वाइद हैं। फॉर एग्जांपल इनका जो बैंड गैप है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर है जो विच इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर वर्क दैट वी आर डूइंग। यानी कि अगर आप उसमें से लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर एनर्जी गैप वैल्यूज of silicon is 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। गैलियम आर्सेनाइड को लें तो उसका 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इंसुलेटर्स को देखें तो देखें सच अ हाई वैल्यू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। बेसिकली ये इनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान का गैप है। यानी कि नॉर्मली एक इंसुलेटर के अंदर उसका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटर शेल यानी कि वैलेंस बैंड के अंदर अगर उन इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से मूव करना है टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। एक इलेक्ट्रॉन को 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की ज़रूरत है, जबकि गैलियम आर्सेनाइड में 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अच्छा, ये
बताता चलूँ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जो हैं ये क्या होते हैं। ये एक एनर्जी का जो है यूनिट है। इज़ अ वेरी स्मॉल असाइनमेंट, और ये असाइनमेंट आपने इसके चैट में ही एक मैसेज के ज़रिए आपने करनी है, और वो सिंपली आपने रिलेशनशिप लिखनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की और जाउल्स की। हाउ कैन वी कन्वर्ट द वैल्यू गिवन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इनटू जाउल्स। जाउल्स भी आपको पता है एक एनर्जी का यूनिट है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स भी एनर्जी के यूनिट्स हैं। तो इन दोनों को आपस में आप रिलेट कैसे कर सकते हैं? जो रिलेशनशिप है उसको अपनी चैट में, इसी की चैट में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। जहां आप इस अपनी अपनी अटेंडेंस इसमें डालेंगे, अटेंडेंस के साथ ही ये इक्वेशन भी लिख दीजिएगा। You might have to go to the book, the textbook also, or anywhere else. You can Google it also. There is no problem. अब देखें, अगर इन दोनों के दरमियान में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में कितना डिफरेंस होता है मेटल्स में, इट इज़ 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, यानी कि दोनों बैंड्स आपस में मर्ज्ड हैं, यानी कि ओवरलैप्ड हैं। तो इसलिए ज़रा सा जब हम वोल्टेज इसके क्रॉस लगाते हैं, जितना भी कम से कम, तो वो देयर इज सम वैल्यू ऑफ करंट दैट इज प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ मेटल्स। जबकि सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, एक मिनिमम वैल्यू होती है, कट ऑफ वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा जब आप वोल्टेज उसके क्रॉस लगाते हैं, इसके किसी पीएन जंक्शन के क्रॉस लगाते हैं, तो तब उसमें से करंट फ्लो करता है। इंसुलेटर में से करंट फ्लो करने के लिए दोनों एंड्स के ऊपर जो वोल्टेज हो, उनका डिफरेंस इतना ज़्यादा हो कि हर इलेक्ट्रॉन को 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मिल जाए। हर इलेक्ट्रॉन को जो कि इंसुलेटर के मटेरियल के अंदर वैलेंस बैंड के अंदर मौजूद हो, उसको कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की ज़रूरत है, विच इज़ वेरी हाई। अगर आप जो नेचुरल फिनोमेना है लाइटनिंग का, उसमें देखें तो एयर इटसेल्फ is an insulator, but when the difference between the potentials on at both ends of a particular area or particular cloud, so it is so much or so enormous, तो क्या होता है कि उस इंसुलेशन में से, यानी कि उस एयर के अंदर से भी करंट का पैसेज हो जाता है, दैट वी कैन सी इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग। इसी तरह अगर आपने हाई वोल्टेज जो सिस्टम्स होते हैं, आपने बड़े बड़े टावर्स देखे होंगे, उसके अंदर वो एक स्ट्रिंग सा लगा होता है जिसके अंदर मल्टीपल एक चेन सी होती है, और उसके एंड के ऊपर केबल लगी होती है जो हाई वोल्टेज की 500 किलो वोल्ट्स की, 256 किलो वोल्ट्स की। तो इतनी हाई वोल्ट्स जो होती हैं, उनको ले जाने के लिए अब जाहिर बात है बीच में हमें इंसुलेटर्स लगाने पड़ते हैं। किस किस के दरमियान में? उस कंडक्टर के दरमियान में और हमारा जो टावर है उसके दरमियान। अदरवाइज जो टावर है वो उसमें सारी बिजली आ जाएगी और वो एक बड़ा एक मसला बन जाएगा। तो ये जो फॉर एग्जांपल उसके अंदर, टावर के अंदर जो आपको इंसुलेटर्स नज़र आते हैं, तो एक एक इंसुलेटर जो एक एक प्लेट की सूरत में आपको नज़र आ रहा होता है, वो
वो 11 किलो वोल्ट्स को 11,000 वोल्ट्स को वो प्रोटेक्ट करता है, उसको रोकता है। ठीक है, 11 किलो वोल्ट्स उसके अंदर से गुजर नहीं सकते। तो जितने हैं, अगर आप उन सबको आप ऐड अप कर लें और उसको, यानी कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे 10 हैं, तो 10 को 10 स्टैक इंसुलेटर्स लगे हैं, 10 को आप 11 से मल्टीप्लाई करें तो इट वुड गिव यू 110 किलो वोल्ट्स। तो ये 110 किलो वोल्ट्स का इंसुलेटिंग सिस्टम आपने बना दिया। तो इससे कम वोल्टेज का जो सिस्टम है वो सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसुलेटर्स। लेकिन अगर उससे ज़्यादा आपने ये 10 लगाए हुए हैं और जो वोल्टेज है कंडक्टर में जा रही है वो फॉर एग्जांपल 500 किलो वोल्ट्स है, तो ये इंसुलेटिंग सेट जो है वो इस 500 किलो वोल्ट्स को से अपने टावर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा और इन्हीं इंसुलेटर्स के अंदर से करंट गुजर जाएगा, इंसुलेटर्स में से करंट गुजर जाएगा। ठीक है, उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये मैंने कुछ जो क्वेश्चन किया था उसके कुछ जवाब यहाँ पे है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। It is the amount of energy, electron volt क्या चीज़ है? It is the amount of energy gained or lost by the charge of a single electron which is moved across an electric potential difference of 1 volt. एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है is a unit of energy equal to approximately 1.6 into 10⁻⁻19 joules. यहाँ जो हम बात कर रहे थे कि मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में किस तरीके से ये कम्युनिकेशन, किस तरीके से ये आपका वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है। मेटल्स में देखें तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बिल्कुल साथ साथ जुड़े होते हैं, ज़रा सा वोल्टेज आपने दिया तो करंट प्रोड्यूस हो जाता है। सेमीकंडक्टर में एक पर्टिकुलर gap मौजूद है which might 1.12 in case of silicon, and in case of gallium arsenide it would be 1.42 electron volts. लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल एक पीएन जंक्शन के अंदर एक मशहूर वैल्यू है 0.7 वोल्ट से ज़्यादा, जैसे ही आप वोल्टेज देते हैं दोनों एंड्स के ऊपर, तो ये जो बैंड गैप होता है ये कवर अप हो जाता है, उतनी एनर्जी मिल जाती है इलेक्ट्रॉन्स को एंड द करंट स्टार्ट्स टू फ्लो। आप इंसुलेटर्स में देखिए कि बीच में जो वैलेंस बैंड जो कि ब्लू कलर में है और ग्रे कलर के अंदर शो किया हुआ है कंडक्शन बैंड, इनके दरमियान में Eg जो है द वैल्यू इज़ वेरी हाई, जिसमें ये कम अज़ कम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है और ये 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। यू कैन सी डिफरेंट मटेरियल्स इन द बुक कि उनके अंदर कितनी कितनी वैल्यूज आती हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में गैप में। तो अगर वहाँ पर से इलेक्ट्रॉन से को मूव करवाना है, इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन करवानी है, तो उसको इतनी एनर्जी बैंड गैप के मुताबिक उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बगैर वो नहीं चल सकता। अच्छा, अब if a group 5 impurity, for example phosphorus or arsenic, is added to group 4. Group 4 कौन से होते हैं? Semiconductors like silicon, germanium. The 4 electrons are bonded by a covalent bond and one loosely bonded electron is available for conduction. तो क्या हो गया? इनके जो आउटर शेल्स होते हैं, ये ग्रुप 5 का मतलब ही है कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4 ने तो कोवलेंट बॉन्ड बना लिए
लीजिए ग्रुप 4 के मेटल के साथ, उसके एटम के साथ, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन के साथ 4 तो आपने बना लिए। अब एक फारग रह गया। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, इट इज अवेलेबल फॉर कंडक्शन। अच्छा, एक इंट्रिंसिक मटेरियल यानी कि प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम के अंदर हम डोपिंग कर दे, जब हम कर रहे हैं ग्रुप 5 के, तो इसको हम इम्प्योरिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये इस तरह की इम्प्योरिटी है जिसने एक इलेक्ट्रॉन इजाफी दे दिया। 4 ने तो कोवलेंट बॉन्ड बना लिए, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स से कोवलेंट बॉन्ड बना लिए 4 में, एक रह गया, इसलिए इसको डोनर कहते हैं, क्योंकि इसने डोनेट कर दिया एक इलेक्ट्रॉन। अब पी टाइप के मटेरियल को देख लेते हैं। पी टाइप के मटेरियल में क्या होता है कि वी एड एन इम्प्योरिटी फ्रॉम द ग्रुप 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और ग्रुप 3 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? एल्यूमिनियम, गैलियम एक्सेट्रा। अब इसमें क्या होगा कि 3 तो आउटर मोस्ट शेल के जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे इसके साथ। ग्रुप 4 के मटेरियल जो कि इंट्रिंसिक मटेरियल है, सिलिकॉन है फॉर एग्जांपल, उसके आउटर मोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स में से एक 3 के साथ तो वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम गैलियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 ने तो बना लिए, एक होल रह गया, एक गैप रह गया, होल हम उसको कहेंगे। सो होल इज क्रिएटेड which can accept free electrons। ये होल ऐसा है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसीलिए इस टाइप की जो इम्प्योरिटी है which belongs to the group 3 of the periodic table, we call it an acceptor। ठीक है जी, ये एक्सेप्टर है। और ग्रुप 5 से जो आए थे जिसने एन टाइप मटेरियल बनाया था, दैट वाज कॉल्ड अ डोनर। ये डायग्राम कुछ और बेहतर तरीके से इसी चीज को एक्सप्लेन कर रही है। एन टाइप मटेरियल के अंदर लेफ्ट साइड पे देखिए कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए इजाफी मौजूद है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स ने इस पर्टिकुलर आर्सेनिक AS+5 लिखा है इसको। ठीक है, यानी कि इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, उसमें से 4 ने तो कोवलेंट बॉन्ड्स बना लिए सिलिकॉन के साथ अपने इस स्ट्रक्चर के अंदर। एक इलेक्ट्रॉन इसका फारिग रह गया, विच इज यूज्ड फॉर कंडक्शन। पी टाइप में क्या होता है, ऑन द राइट साइड उसमें बोरॉन को हमने शामिल किया। बोरॉन इज ऑल्सो एन एलिमेंट belonging to the group 3 of the periodic table। इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स ने अपने इर्द गिर्द सिलिकॉन के स्ट्रक्चर के अंदर 3 डिफरेंट सिलिकॉन के एटम्स के साथ उसने कोवलेंट बॉन्ड्स बना लिए। अब एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का मौजूद था जो राइट साइड पे है, उसके साथ वो अटैच्ड है, लेकिन इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए बोरॉन कोई इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो ये एक जगह खाली रहेगी। ये जो जगह खाली है इसको होल भी कहते हैं, एंड इट एक्ट्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज एज अपोज्ड टू द इलेक्ट्रॉन which carries a negative charge। अब क्या होता है जब पी टाइप मटेरियल को जोड़ दिया जाता है हेलो सर। जी जी, आवाज आ रही है? यस सर। सर मैंने ये पूछना था कि एक एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर, ऑक्टेट के अंदर जो है तो सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, तो वो एस जो है वो 4 के साथ शेयरिंग कैसे कर रहा है? उसके आप ऑक्टेट में पहले 5 हैं तो उसे 3 के साथ करनी चाहिए ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए और आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। नहीं, वो यहाँ पे वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, इट इज नॉट मेकिंग
दूसरा कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है, और दूसरा आयनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, उसमें दोनों शेयर करते हैं, दोनों मटेरियल्स जो हैं वो शेयर करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली उसके पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। दैट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम द फैक्ट कि ये पीरियोडिक टेबल के 5वें ग्रुप से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल के, वो तो सिलिकॉन के साथ के इर्द गिर्द से पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, जैसे मैंने पिछले डायग्राम में दिखाया था। उस स्ट्रक्चर के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन इसका फारिग हो गया, यही एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसको एक पर्टिकुलर सेमी कंडक्शन की प्रॉपर्टी देता है, उससे ये सेमीकंडक्टर बनता है, ठीक है। अगर प्योर इंट्रिंसिक मटेरियल हो तो उसमें से तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से वो नहीं गुजर सकेगा, अनलेस ये कि आप उसको पूरा एक सर्टेन वैल्यू दें बैंड गैप की, ठीक है, उतनी एनर्जी दें तो फिर वो गुजर पाएगा, ठीक है। तो holes in the p type and the electrons in the n type are produced, ठीक है, which diffuse across the junction। जब p और n टाइप को आपस में मिला देते हैं तो वो डिफ्यूज कर देते हैं आपस में across the junction and combine the carriers of the opposite polarity। और for example हमने एक p टाइप मटेरियल लिया, एक n टाइप मटेरियल लिया, उनको आपस में जोड़ दिया। उनको जोड़ने से क्या हुआ, जैसे ही हमने जोड़ा तो p टाइप मटेरियल के अंदर होल्स जो थे वो कुछ फिल होना शुरू हो गए n टाइप मटेरियल से आए हुए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि n टाइप मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होके p टाइप मटेरियल के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से वो उसके अंदर बीच में एक रीजन बना लेते हैं, ठीक है। अब ये बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि पीएन जंक्शन को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे बेसिक जो है दैट इज अ डायोड, ठीक है। इसके अलावा और कौन से होते हैं, जितने भी ट्रांजिस्टर्स हैं, बीजेटीज, एफईटीज, ये सब के सब जो हैं इनमें पी और एन का जंक्शन मौजूद है। अच्छा, अब मैं ये बता रहा था कि इन दोनों मटेरियल्स को आपस में आपने जब जोड़ दिया और एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स निकले जो कि कंडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन्स थे एन टाइप मटेरियल के अंदर से, और वो पी टाइप के अंदर उन्होंने होल्स तलाश करके मतलब जो सामने उसको मिला उसके अंदर वो एंटर होके फिक्स हो गया। अब ये जो बीच में इनका जहाँ पर ज्वाइनिंग हुई है, इसके इर्द गिर्द एक छोटा सा एरिया बन जाता है, एक रीजन बन जाता है, जहाँ पर अब कोई मोबाइल कैरियर्स अवेलेबल नहीं। ये जो मोबाइल कैरियर्स अब अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से एक बैरियर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब ये बैरियर फॉर्म हो गया। अब एक चीज को याद रखिए कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिलीजेस एनर्जी। जब एक होल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आके टर्मिनेट हो जाते हैं, उसके अंदर बैठ जाते हैं, उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। इज इट अंडरस्टैंडेबल? डिफरेंट किस्म के जो प्रोसेसेस होते हैं वो एनर्जी या तो वो लेते हैं या वो एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी रिलीज करता है ये वाला प्रोसेस, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? एन टाइप मटेरियल से, उसको जोड़ दिया हमने पी टाइप मटेरियल में। पी टाइप मटेरियल में क्या चीज़ मौजूद थी? होल। अब जैसे ही आपने इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन इनको आपस में जोड़ा तो जो लूजली फॉर्म्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे एन टाइप में वो मूव कर गए टूवर्ड्स
पी टाइप मटेरियल और वहाँ पर मौजूद जो होल्स थे वहाँ जाके फिक्स इन हो गए, ठीक है। और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई, इस चीज़ को याद रखें। अब एनर्जी बैंड्स को एक और तरीके से ज़रा एक्सप्लेन किया गया है। एक तरफ वैलेंस बैंड है जो कि नीचे एक एंड के तौर पर शो किया गया, एक कंडक्शन बैंड है जो कि ऊपर करके शो किया गया। कैन यू सी दिस माय कर्सर, यानी कि आप मेरा कर्सर देख सकते हैं जब मैं इसको मूव करता हूँ? मैं नो इस सर, है नो सर, नो सर। ओके ओके ओके, मैं इसको फिर I'll find a way, second मैं इसका इलाज करता हूँ। अब देखें, अभी भी नहीं नजर आ रहा। चलो लेट्स, मैं आई विल फाइंड इट आउट ये किस तरीके से करेंगे। अच्छा, अब ये देखिए कि इसके अंदर एक कंडक्शन बैंड है जो कि ऊपर शो किया जा रहा है, एक वैलेंस बैंड है जो नीचे शो किया जा रहा है। इन दोनों बैंड्स के दरमियान में, और ये दोनों बैंड्स हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसमें एक ये एक लोएस्ट लेवल के ऊपर कंडक्शन बैंड का आपको एक लाइन नज़र आ रही है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ब्लैक कलर में आप शो कर रहे हैं, जो कि कहाँ से आए हैं, इस वैलेंस बैंड के अंदर से, जो कि वाइट जब यहाँ से उधर चले गए तो इसके अंदर ये 3 गैप्स पैदा हो गए, ठीक है। ये तब हुए जब बीच में हमें इतना एनर्जी गैप जो इन दोनों के दरमियान में था, इन दोनों बैंड्स के दरमियान में, वो हमें उतनी एनर्जी मिल गई, ठीक है। तो ये एनर्जी का जो गैप है इसको कवर अप होना ज़रूरी है। अब होता ये है कि ये जो दोनों की जो एनर्जी का डिफरेंस है, यानी कि जिस वक्त वो एक कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहा है, उसके डिफरेंट एनर्जी के लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है। उसका पूरा बैंड है जिसके अंदर कि उसकी वो एनर्जी जो है ना, वो उस एनर्जी के साथ वो एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, द लेफ्ट मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसके नीचे एक डॉटेड लाइन आके और एंड पे एरो से एक होल के अंदर जाके वो फिक्स इन होता है। इसमें बात ये बताई जा रही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है मौजूद अपने कंडक्शन बैंड में, एक बहुत हायर एनर्जी लेवल के ऊपर है, और वैलेंस बैंड के अंदर जिस होल के अंदर जा रहा है या जिस लेवल पे जाके इसने सेटल डाउन होना है, वो बहुत सबसे लीस्ट एनर्जी लेवल है। तो ये हाईएस्ट और लोएस्ट का जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। इस तरह से उसके बाद सेकंड देखिए, ये दरमियाना है, और फिर थर्ड देखिए, ये बहुत थोड़ा डिफरेंस है, बस मिनिमम उतना ही डिफरेंस है जितना बैंड गैप है। तो अब ये तीनों जो हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स प्रोड्यूस करते हैं। ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है जो रिलीज कर रहे हैं, विच इज defined by the equation E is equal to h into f. H is the Planck's constant and f is the frequency. जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, यानी कि जितनी एनर्जी का डिफरेंस है उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने का मतलब है उतनी लोअर बैंडविड्थ होगी या उतनी लोअर वेवलेंथ होगी। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं, पहली एग्जांपल है, पहला इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसमें जो डिफरेंस बन रहा है जो दोनों
लेवल्स का, वो कम से कम होता चला जा रहा है। जैसे जैसे वो कम से कम होता जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होती चली जा रही है। फ्रीक्वेंसी कम होती चली जा रही है, इसका मतलब है वेवलेंथ बढ़ती चली जा रही है। अब जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया में कोई ऐसा सोर्स मौजूद नहीं है जो कि एक सिंगल वेवलेंथ प्रोड्यूस करता हो। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर ये जो एक पीएन जंक्शन है, ये जो एक डायोड है जिसके अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बनाया गया है, और इनके अंदर इसको वो क्रॉस ओवर करता है इलेक्ट्रॉन और वो फिक्स इन हो जाता है अपने होल के अंदर। तो वो एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज या रेंज ऑफ वेवलेंथ्स, ये दोनों को हम ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जो फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने ऑप्टिक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया, वो दे आर कंफर्टेबल विद यूजिंग द टर्म ऑफ वेवलेंथ। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर जितनी भी हम कैलकुलेशन ज़्यादातर करते हैं, वी टॉक अबाउट वेवलेंथ्स, जबकि इंजीनियर्स जो होते हैं दे आर मोर टूवर्ड्स यूजिंग द वर्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइज्ड पावर हर एक वेवलेंथ की हमें नजर आनी शुरू होगी। अच्छा, प्रिंसिपल क्या होता है फिर एलईडी का? इट इज अ सेमीकंडक्टर डायोड। ये तो पहली बात होगी, इट इज अ डायोड। ठीक है, जब इसको फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो ये रेडिएट करता है एनर्जी। आफ्टर द इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन इट प्रोड्यूसेस लाइट। ये लाइट प्रोड्यूस करता है, जबकि आम डायोड जो है वो भी तो कुछ एनर्जी तो रिलीज करता होगा। वो जो एनर्जी रिलीज करता है वो दैट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ हीट। लेकिन यहाँ पर हमने मटेरियल ऐसा बनाया है तो ये डायोड, लेकिन जब इसको हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो इसके अंदर से करंट गुजरता है, और करंट गुजरने से ये जो एनर्जी रिलीज करता है वो उसका कुछ हिस्सा लाइट की सूरत में एमिट होता है और कुछ हिस्सा हीट की सूरत में एमिट होता है। एक एलईडी के अंदर जितना पोर्शन हीट की सूरत में एमिट होता है दैट इज कंसिडर्ड अ लॉस, और जितना ज़्यादा पोर्शन लाइट की सूरत में एमिट होगा हम उसको कहेंगे इसकी क्वांटम एफिशिएंसी। उसको हम इसकी एफिशिएंसी गिनेंगे। होता क्या है कि फॉरवर्ड करंट जब उसके अंदर पैदा होता है, उसके एक एलईडी के दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जब एक सर्टन वोल्टेज हम दे देते हैं तो उसके अंदर फॉरवर्ड करंट प्रोड्यूस होता है। फॉरवर्ड करंट आने से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इंजेक्ट हो जाते हैं डिप्लीशन रीजन में। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स आए एन टाइप मटेरियल में से और वो डिप्लीशन रीजन के अंदर जाके वो सेट इन होना शुरू कर दिया। ठीक है, ये सारा प्रोसेस है, और उसके अंदर वहाँ जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते चले जा रहे हैं उतने ज़्यादा वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होना शुरू हो जाते हैं। रिकॉम्बिनेशन का मतलब है वहाँ पर मौजूद होल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाके फिट होना शुरू हो जाते हैं, और हर रिकॉम्बिनेशन से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिसका एक बड़ा पोर्शन और एक अहम पोर्शन जो है वो लाइट की सूरत में है, ऑल्दो कि इसके साथ कुछ पोर्शन एनर्जी का हीट की सूरत में भी रेडिएट होता है। हमारी कोशिश एलईडीज़ की सूरत में यही होती है कि डिज़ाइन ऐसा हो कि जिसके अंदर हीट की सूरत में रेडिएशन कम से कम। एक एलईडी है, उसके क्रॉस हमने एक
वोल्टेज लगा दी। अब वो कह रहा है कि पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड को नेगेटिव साइड के साथ हमने कनेक्ट किया, बीच में एक रेजिस्टेंस लगाई, तो एक सर्टेन करंट इसके अंदर से गुजरना शुरू हो गया। रेजिस्टेंस लगा के हमने इसके अंदर से गुजरने वाले करंट को लिमिट कर दिया। अब जैसे जैसे ये फॉरवर्ड करंट इंक्रीज करता चला जा रहा है, तो रेडिएटेड लाइट पावर जो है वो भी इंक्रीज करती चली जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे करंट ज़्यादा होता है फॉरवर्ड करंट, तो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी इंक्रीज करना शुरू कर देता है। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना शुरू कर देता है, वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, लेकिन एक वक्त आता है कि उसमें सैचुरेशन आ जाती है, और वहाँ पर से, यानी कि इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे जैसे अपने करंट आप इंक्रीज करते चले जाएंगे, जो फॉरवर्ड बाइस्ड वोल्टेज आपने इंक्रीज करते चले गए, तो जो एमिटेड लाइट है वो भी इंक्रीज करती चली जाएगी। एक वक्त आएगा कि इसमें सैचुरेशन हो जाएगी, और उसकी रीज़न ये है कि अब अवेलेबल होल्स मौजूद नहीं हैं जिसके अंदर रिकॉम्बिनेशन हो और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो। तो ये एक जितनी एक रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन हो रहा है वही मेंटेन होता है, और मिली वॉट्स के अंदर एक लाइट जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। उससे आगे उसकी पावर नहीं बढ़ती। ठीक है, तो वो स्टेबल होना शुरू, मतलब या फर्दर और वो नहीं बढ़ता, अब एक ही लेवल के ऊपर रहेगा। एक आम एलईडी, एक आम डायोड और एक एलईडी में फ़र्क क्या होता है? जो एलईडी होता है इसके अंदर रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन होता है, जबकि रेगुलर डायोड के अंदर क्या होता है? नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन होती है। रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशंस क्या होती है? कि ऐसी रिकॉम्बिनेशंस जिसके अंदर लाइट एमिट हो। नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशंस कौन सी होती हैं? जिनके अंदर अब लाइट एमिट नहीं होती और उसमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एमिट होती है। अब डिप्लीशन रीजन के अंदर रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशंस भी हो रही होती हैं और नॉन रेडिएटिव भी हो रही होती हैं। नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशंस takes useful and excited electrons during the recombination process and it reduces the efficiency of the device. जितनी ज़्यादा नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशंस होंगी एक एलईडी के अंदर, वो इसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस करने का बायस बनेगा, जबकि जितनी उसके अंदर जितनी परसेंटेज उसकी रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशंस की होंगी, ऐसी रिकॉम्बिनेशंस जिनसे कि लाइट का फोटोन एमिट होता है, तो उसको हम उसकी एफिशिएंसी में गिनेंगे। एक डायोड के अंदर दोनों किस्म की रिकॉम्बिनेशंस हो रही है, लेकिन अगर मेजॉरिटी रिकॉम्बिनेशंस रेडिएटिव हो जाए तो इस तरह के डायोड को हम लाइट एमिटिंग डायोड बोलेंगे। रिकॉम्बिनेशन दोनों किस्म की हो रही है। एग्जाम्पल है इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी, जिसको ईटा इंटरनल बोलते हैं। इट शोज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच प्रोड्यूस फोटॉन्स। ऐसे तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो कि फोटॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे तमाम इलेक्ट्रॉन्स जिनको जो कि फोटॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो उनकी जो परसेंटेज है वो एफिशिएंसी बताती है, इंटरनल एफिशिएंसी बताती है।
इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी बताती है एक एलईडी की। एक एलईडी की जो रेडिएटेड पावर होती है वो क्या? इसकी एफिशिएंसी जो कि क्वांटम एफिशिएंसी का जिसका मैंने जिक्र किया, इसको मल्टीप्लाई आप करते हैं ई के साथ, विच इज द बैंड गैप बेसिकली, एंड देन आई क्या है? द करंट, द फॉरवर्ड बाइस्ड करंट, दैट इज, एंड इट इज गिवन इन मिली एम्पियर्स। इससे आपको रेडिएटेड पावर मिल जाती है, विच इज गिवन इन मिली वॉट्स। As you know, efficiency is basically a ratio or a percentage. That's why eta internal is unitless. I is given in milliamperes. EP is given in electron volts. और EP किसके बराबर है? 1248 over lambda. ठीक है, आपने सिंपली इसको कन्वर्ट कर दिया वेवलेंथ के अंदर। अगर आपने EP की वैल्यू लिखनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर तो 1248 ओवर लैम्डा की वैल्यू डाल दें, यू गेट द वैल्यू ऑफ EP इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। 1248 की भी आगे किसी जगह पे वो है डेरिवेशन है, आई होप आप उसको अभी आगे आ जाएगी तो मैं उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब एक और टर्म आती है विच इज कॉल्ड होमोस्ट्रक्चर, और एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं हेट्रोस्ट्रक्चर। होमोस्ट्रक्चर क्या है? ये दोनों पीएन जंक्शन से रिलेटेड है। होमोस्ट्रक्चर पीएन जंक्शन is the one in which both P and N type materials are made from the same material. सेम मटेरियल से मुराद ये कि इंट्रिंसिकली वो एक ही चीज़ है। फॉर एग्जांपल पी टाइप में और एन टाइप दोनों के अंदर गैलियम आर्सेनाइड आपने इस्तेमाल कर दिया, ऑल्दो कि दोनों साइड्स पे डिफरेंट टाइप की आपने डोपिंग कर दी। पी टाइप में आपने कौन सी ग्रुप 3 की डोपिंग की है, और एन टाइप के अंदर आपने ग्रुप 5 की डोपिंग कर दी है। ठीक है, लेकिन इंट्रिंसिकली ये दोनों साइड्स जो है पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल इंट्रिंसिकली एक है, यानी कि बेसिकली जो बेस पे जो आपने जो सेमीकंडक्टर इस्तेमाल किया है वो दोनों साइड्स पे एक जैसा। इसको इस्तेमाल करने से क्या होता है कि दोनों साइड्स के ऊपर जो एनर्जी गैप है वो एक जैसा रहता है। और इससे क्या होता है कि एक्टिव रीजन जो है बीच का, जो डिप्लीशन रीजन है, वो डिफ्यूज्ड होता है, और डिफ्यूज्ड जो आपका एक्टिव रीजन है उसकी वजह से जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है। और उसकी वजह क्या है कि वो जो रिकॉम्बिनेशंस हो रही होती हैं वो that takes place at various places। जो पीछे मैंने एक डायग्राम दिखाई थी बड़ी इंटरेस्टिंग, जिसमें हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स को आपस में रिकम्बाइन होते हुए दिखाया। उसमें एक ऐसा था कि जो कंडक्शन के बहुत हायर लेवल के ऊपर था, कंडक्शन बैंड के अंदर बहुत हायर लेवल ऑफ एनर्जी पे था, और जो होल था वो बहुत लोअर लेवल ऑफ वैलेंस बैंड के अंदर मौजूद था। तो इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। फिर एक था कि वो जो दरमियाना डिफरेंस था, एक था जिसमें मिनिमम डिफरेंस था। तो इस तरह से अगर एक जैसा मटेरियल होगा, इंट्रिंसिक मटेरियल इस्तेमाल हुआ होगा, तो क्या होगा कि रिकॉम्बिनेशंस बहुत मुख्तलिफ जगहों पर टेक प्लेस करेंगे, और इस तरह के सिस्टम को चलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा करंट डेंसिटी की ज़रूरत होगी। करंट, एक तो करंट है ना, करंट डेंसिटी की बात करें
कि एक थोड़े से एरिया के अंदर ज़्यादा करंट, उसको आप उसी करंट के ज़रिए आप करंट डेंसिटी को इस तरह इंक्रीज कर सकते हैं कि जो डिप्लीशन रीजन का जो कॉन्टैक्ट एरिया है उसको आप रिड्यूस करें, उसको मिनिमम करें। अच्छा, उसको मिनिमम तो कर दिया, लेकिन उसकी एक डेप्थ है दोनों साइड्स के ऊपर। जब दोनों साइड्स के ऊपर ये मर्ज्ड है तो या डिफ्यूज्ड है तो उसकी डेप्थ भी ज़्यादा होगी। तो इस यहाँ पर हमें जो करंट डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। दूसरी बात ये, क्योंकि डिफरेंसेस ज़्यादा हैं, एक बहुत करीब करीब गैप बैंड गैप से प्रोड्यूस हुआ, एक बहुत दूर दूर से हुआ, तो दोनों ने जो फोटॉन्स एमिट किए E इज इक्वल टू एच इंटू एफ, इनकी फ्रीक्वेंसी फ़र्क हुई, क्योंकि एनर्जी फ़र्क है तो फ्रीक्वेंसी भी फ़र्क होगी। E इज इक्वल टू एच इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी फ़र्क होगी तो वेवलेंथ भी फ़र्क होगी, यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को तो आप इंटरचेंजेबल यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस आने का मतलब है कि बहुत लोअर वेवलेंथ भी बना रहा है और बहुत हाई वेवलेंथ भी बना रहा है, बड़ी वेवलेंथ भी बना रहा है, एक बहुत बड़ा रेंज आ गया। जब बड़ा रेंज आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक बड़ी स्पेक्ट्रल विड्थ बन गई। और याद रखिए कि कम्युनिकेशन के लिए जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी स्पेक्ट्रल विड्थ जो है वो कम से कम हो। लेकिन एलईडीज़ के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक एक सर्टन स्पेक्ट्रल विड्थ होती है, एंड विच कैन रेंज फ्रॉम 50 nanometers to 150 nanometers or even beyond, as compared to the laser diode in which the spectral width is 2 nanometers or 1 nanometer or even less. कम्युनिकेशन में हमारे लिए बेहतर यही होता है कि हमारा जो स्पेक्ट्रल विड्थ है लाइट सोर्स की वो कम से कम। अच्छा, फिर एक और चीज़ इसमें क्या होगी कि जो लाइट बीम ये प्रोड्यूस करेगा वो बहुत ब्रॉड हो जाती है। इसकी वजह से द कपलिंग ऑफ लाइट इनटू द ऑप्टिकल fiber is inefficient, so no practical LED is homostructured. इसलिए कोई भी प्रैक्टिकल LED जो है ना होमोस्ट्रक्चर्ड नहीं है। होमोस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है, दोबारा से बताता चलिए कि ऐसा पीएन जंक्शन जिसके अंदर हो जिसके पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल दोनों एक ही सेमीकंडक्टर से बने, फॉर एग्जांपल दोनों गैलियम आर्सेनाइड के या दोनों सिलिकॉन के या दोनों जर्मेनियम के, ठीक है। तो ये जो ये चीज़ क्या प्रोड्यूस करती है कि इनका जो एक्टिव रीजन है वो डिफ्यूज्ड हो जाता है, ठीक है, जिससे एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, इसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है और रिकॉम्बिनेशन जो हैं वो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर टेक प्लेस करेंगे, ठीक है। और इसको चलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा करंट डेंसिटी की ज़रूरत है। अब देखें, अगर हम हेट्रोस्ट्रक्चर इस्तेमाल करें, हेट्रोस्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि पी टाइप मटेरियल तो आपने बनाने के लिए, आपने ज़ाहिर बात है आपने पी टाइप मटेरियल के लिए बनाने के लिए आपने डोपिंग करनी है एक ग्रुप 3 के मटेरियल एलिमेंट, लेकिन ग्रुप 3 के एलिमेंट की डोपिंग करते हुए आपने किस पे की, आपने गैलियम आर्सेनाइड पे कर दी, ठीक है। लेकिन एन टाइप मटेरियल जिसके अंदर के आपको डोपिंग करनी थी ग्रुप 5 के एलिमेंट्स की, उसके अंदर वो उसके लिए आपने जो इंट्रिंसिक मटेरियल यूज़ किया वो गैलियम आर्सेनाइड नहीं यूज़ किया, आपने एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड यूज़ किया,
ठीक है, तो ये दोनों मटेरियल्स डिफरेंट हैं। जब ये दोनों मटेरियल्स डिफरेंट हैं तो इस तरह के पीएन जंक्शन को हम हेट्रोस्ट्रक्चर पीएन जंक्शन बोलते हैं। हेट्रोस्ट्रक्चर पीएन जंक्शन इज मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, यानी फॉर एग्जांपल पी टाइप इज मेड ऑफ basically made of gallium arsenide with an acceptor impurity. While making N-type material, we use aluminium gallium arsenide as the intrinsic material, and we dope it with group 5 impurity or the donor impurity. अच्छा, अब इन दोनों के जो गैलियम आर्सेनाइड है और एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड है, दोनों के डिफरेंट एनर्जी गैप्स, वैल्यूज डिफरेंट है। उससे ये होता है कि जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर ही होता है। ठीक है, एक्टिव रीजन हमारा रेस्ट्रिक्ट हो गया। जितना ज़्यादा हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इसकी पर्टिकुलर बाउंड्री हमने बना दी, यानी अचीव कर ली, उतना बेहतर हमारा सोर्स बन गया। लेकिन रिकॉम्बिनेशंस कहाँ हो रहे हैं? ओनली इन अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया। अब हम एक और काम, एक ऐसा सेमीकंडक्टर लेते हैं जिसका बहुत थोड़ा एनर्जी गैप है, उसको प्लेस कर देते हैं between the two layers of substrate. Electrons from the N material, N-type region confront an energy gap at the boundary of gallium arsenide and aluminum gallium arsenide. These electrons are reflected back to active region. Same phenomena occurs to the holes on the other side. इससे ये होता है कि radiated light travels in one direction. अब गैलियम आर्सेनाइड का बहुत हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एज कम्पेयर टू द सबस्ट्रेट। उससे क्या होता है कि लाइट इज ट्रैप्ड इन द एक्टिव रीजन like an optical fiber. So the commercial LEDs use double heterostructures. For example, gallium arsenide, indium phosphorus, indium gallium arsenide phosphorus, यानी कि वो एक डबल हेट्रोस्ट्रक्चर बनता है, यानी कि बीच में एक और आपने जो है वो स्मॉलर एनर्जी गैप वाला सेमीकंडक्टर बीच में इजाफी एक लगा है। यहाँ आप देखिए कि ये होमोस्ट्रक्चर और हेट्रोस्ट्रक्चर का फर्क पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1.92 एक तरफ है डिफरेंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का, और दूसरी तरफ आपका जो डिफरेंस है 1.42 का, तो रिस्ट्रिक्ट हो गया इसके दरमियान में एक्टिव रीजन थोड़े से एरिया के अंदर। अब जब यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो गया तो यहीं से ही इलेक्ट्रॉन्स पास ओवर करेंगे फ्रॉम कहाँ से कहाँ पर, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड के अंदर आके वो फिक्सिंग होंगे, रिकॉम्बाइन करेंगे। इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है ये एक पर्टिकुलर एनर्जी गैप को क्रॉस करके आ रहा है, और वो कितना है 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का एनर्जी गैप है। अगर इसको अगर आप कन्वर्ट करें E = H × F करके, तो उससे जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको आप कन्वर्ट कर लें लैम्डा में, यानी कि वेवलेंथ में, यू विल गेट 876 नैनोमीटर्स। ठीक है, ये 876 नैनोमीटर, ऑल्दो ये पर्टिकुलर एक वेवलेंथ कभी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें भी आपने बड़ा उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर हैं और कुछ नीचे हैं, और इनका आपस में जहाँ पे उन्होंने रिकम्बाइन करना है, इनके एनर्जी गैप्स में कुछ फ़र्क है। जितना जितना फ़र्क
एनर्जी गैप्स का होगा उतना ही उनकी उसके हिसाब से वेवलेंथ का फर्क होगा जो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से अब इसमें हमने क्या किया, इसमें एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड इस्तेमाल किया, बीच में एक लो एनर्जी गैप वाला एरिया हमने रख लिया गैलियम आर्सेनाइड का। उसके बाद पी टाइप भी जो मटेरियल बनाया वो एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड से बनाया, लेकिन दोनों जगहों पर आपको एक दो डिफरेंट मटेरियल्स आपस में कंबाइन होते हुए लग रहे हैं। एक एन टाइप एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड का आपस में वो लिंक है, आपस में जंक्शन। दूसरी तरफ गैलियम आर्सेनाइड का और पी टाइप एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड का, तो इसको हम डबल हेट्रो स्ट्रक्चर बोलेंगे। इसकी वजह, इससे फ़ायदा क्या है कि हमारे पास जो एक्टिव रीजन है वो रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होने की वजह से वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर आ गया, और उसकी आप जो बीम एक तो प्रोड्यूस हुई साइज छोटा होने की वजह से, वो कुछ डायरेक्शनल हमें मिल गई, ठीक है, जो कि कम्युनिकेशन के लिए आपको चाहिए। दूसरी बात ये कि जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज वो प्रोड्यूस कर रहा है वो कुछ रिड्यूस हो गई, तो आपकी वेव ऑफ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कह लें या रेंज ऑफ वेवलेंथ्स कह लें, तो वो आप वो काफ़ी आपने इम्प्रूव कर लिया। अब दो तरह के एलईडीज होते हैं, एक एज एमिटिंग लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं और एक सरफेस एमिटिंग लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं। अच्छा, surface emitting light emitting diode SLEDs radiate light at Lambertian source. Lambertian source कौन सा होता है? In which half of the power of the Lambertian source is concentrated in 120 degrees कोण। वो 120 डिग्रीज कोण के अंदर, उसके ऊपर आप एक कोण बनाए 120 डिग्रीज की, तो उसके अंदर ही वो उनकी लाइट आधी पावर तो उसके अंदर होती, बाकी जो स्टेरिडियंस हैं 3 डायमेंशनली उसके अंदर बकाया हाफ। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन अगर उसकी देखें, बिल्कुल सेंटर के अंदर दरमियान में जो पावर है दैट इज द हाईएस्ट विच इज पी नॉट, और किसी भी एंगल के ऊपर आप उसकी पावर देखना चाहें तो P इज इक्वल टू P नॉट इन कॉस ऑफ थीटा। जिस एंगल पे आप देख रहे हैं उसका कॉस लें और P नॉट के साथ मल्टीप्लाई करें, यू गेट द वैल्यू ऑफ पावर एट अ सर्टेन एंगल। थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द लाइन ऑर्थोगोनल टू द रेडिएटिंग सरफेस। रेडिएटिंग सरफेस के दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन है। अगर इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर आप देख लें सेंट्रल लाइन के ऊपर कितनी पावर मिल रही, यू कॉल इट पी नॉट। इससे जितने एंगल के ऊपर आप चले जाते बढ़ता जा रहा है एंगल, तो वैल्यू कम से कम चली जा रही है, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं पी नॉट के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे ए जो है ये एक सरफेस एमिटिंग डायोड को शो कर रहा है। एक तो ये इसका फ़ायदा है कि इसका जो बीम होती है इट इज़ सर्कुलर, और इसके 120 डिग्रीज हर तरफ अगर आप देखें तो 120 डिग्रीज 3 डायमेंशनली, उसके अंदर हाफ ऑफ द पावर इसके अंदर आ जाती है। बाकी हाफ ऑफ द पावर जो है ना वो बाकी इर्द गिर्द के सारे 360 डिग्रीज जो बनते हैं हर तरफ से, ठीक है, वो उसके अंदर आएंगे। इसको आप ज़रा कंपेयर कीजिए जो हमारा जो एज लाइट एमिटिंग डायोड है उसके साथ। एज लाइट एमिटिंग डायोड में ये देखिए कि दो मटेरियल्स हैं यहाँ पर बी पार्ट में, बी डायग्राम देखो, तो इसमें ये जो प्रोड्यूस्ड बीम है ये ऑब्लॉन्ग है, ये ओवल शेप है, ठीक है।
ये लेटरली तो ये 120 डिग्रीज है और ऊपर और नीचे ये 30 डिग्रीज है, ठीक है। इसी तरह तीसरी जगह पे आप देख सकते हैं कि इसको हमने और ज़्यादा रिड्यूस किया और ये 20 डिग्रीज के ऊपर एक साइड पे इसका एंगल हमने ऐसे कर अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट है लैम्बर्टियन रिफ्लेक्शन या लैम्बर्टियन रिफ्लेक्टेंस. It is the property that defines an ideal or diffusely reflecting surface. कि कितनी अच्छी रिफ्लेक्शन, कितना या कितनी परफेक्ट रिफ्लेक्शन है. फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन है, फॉर एग्जांपल एक शीशे में देखते हैं तो परफेक्ट रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन एक दीवार के ऊपर भी तो लाइट पड़ के वो भी रिफ्लेक्ट बैक होती है, लेकिन वो डिफ्यूज्ड होती है. Apparent brightness of such a surface to an observer is the same regardless of the observer's angle of view. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है. मेरा ख्याल आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब टाइम हो गया. नेक्स्ट आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है. कल हम यहीं से आगे इसको स्टार्ट करेंगे. और आप ये मैंने अपलोड किया हुआ है CU ऑनलाइन के ऊपर भी, और उसके ऊपर टीम्स के ऊपर भी अपलोड किया हुआ है. तो प्लीज़ इसको गो थ्रू कर लीजिए. ये मेरा ये जो लेक्चर है ये रिकॉर्ड हो रहा है और इसको स्ट्रीम पर बनाकर मैं अपलोड भी करूँगा और यूट्यूब के ऊपर भी डाल दूँगा. सर जी, यूट्यूब के ऊपर. सर आपने CU ऑनलाइन पे असाइनमेंट अपलोड नहीं की थी? अभी तक 2 असाइनमेंट्स जो दी हैं उनकी मैंने जो डेट्स दी थी, अभी मुझे एक असाइनमेंट की कुछ ज़्यादा मतलब जवाब मिला है, दूसरे के कम मिला है. आज मैं एक और असाइनमेंट देना चाह रहा था तो मुझे फोटो पे वो मिला नहीं था, तो फिर मैंने आपको मेल की थी बाद में असाइनमेंट. अच्छा आपका. और एक और चीज़ मैं ज़रा सजेस्ट करना चाह रहा हूँ सब बच्चों के लिए, वो ये कि आप ना ये जो असाइनमेंट्स हैं इनको अपलोड करें CU ऑनलाइन के ऊपर, वो ज़रूर करें. टीम्स पर भी करें और CU ऑनलाइन. मुझे मिल ही नहीं रहा उसका ऑप्शन, असाइनमेंट जो आप अपलोड कर रहे हैं. ज़रा दोबारा बोलिएगा, आवाज़ नहीं है मुझे. फिर आप जो CU ऑनलाइन पे आपने अपलोड की थी ना, वो मुझे मिला ही नहीं, वो मिल ही नहीं रहा. इस वजह से मैंने फिर आपको मेल की थी. अच्छा मैं दोबारा इसको कर देता हूँ. और ये उस पर भी तो की हुई है, टीम्स के ऊपर तो की हुई है ना. टीम्स के ऊपर जाइए, टीम्स के ऊपर जाइए, उसमें असाइनमेंट्स देखिएगा, दोनों असाइनमेंट्स आपको उसमें मिल जाएंगे. फिर टीम्स पे भी सबमिट करा सकते हैं? किस पे? टीम्स पे. टीम्स पे तो आप टीम्स पे भी करवा दें और CU ऑनलाइन पे भी करा दें. मैं आई विल सी टू इट के CU ऑनलाइन के ऊपर वो प्रॉपरली डिस्प्लेड हो. उसमें हो सकता है मैंने गलती की, मैं दोबारा उसको देख लेता हूँ. ओके सर. वो दोनों करने के. तीसरा एक और असाइनमेंट भी मैं टीम्स पर भी और CU ऑनलाइन पे भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है. और वो है आपको इलस्ट्रेट करना है और डिज़ाइन करना है एक प्रैक्टिकल ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम इन डेटा सेंटर, ठीक है. तो उसमें अब तक आप जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं केबल्स के और कनेक्टर्स के और स्प्लाइसेस के, तो उसको इस्तेमाल करते हुए या तो आप उसको कंप्यूटर पे बनाएं, एक सफ़े के ऊपर डायग्राम में आपने शो करना है, या फिर आप उसको हाथ से नीटली बनाएं यूजिंग स्ट्रेट लाइंस, यूजिंग फुट रूल. आप उसको इस्तेमाल करें, ठीक है. सर एक्सक्यूज मी सर. जी जी सर वो टीम्स पे अपलोड कर दिया था, तो CU ऑनलाइन पे जरूरी है करना? हाँ, अब CU ऑनलाइन पे भी कर दीजिए. चलें ठीक. ठीक है. ये बाकी सब बच्चों को बता दें कि CU ऑनलाइन के ऊपर भी लोड करना ज़रूरी है. पहले
TSC में हमने वो नेसेसरीली नहीं करवाया। तो अभी रिसेंटली जो हमारी डिस्कशंस हुई हैं HOD के साथ और जो कमेटी है क्वालिटी की, वो उनकी सजेशंस हैं कि हमें सारी की सारी असाइनमेंट्स जो हैं वो ये जो है CO ऑनलाइन के ऊपर। उसमें एक प्रॉब्लम जो आ रही होती है वो ये होती है, बच्चे कहते हैं कि जी ये हमारी फाइल बड़ी है तो वो अपलोड नहीं होती। आपने उसको अगर स्कैन करके उसको भेजना है तो उसका ऐसा तरीका कार करें कि उसका साइज़ बहुत बड़ा ना बने, ठीक है, ताकि उसको आपको अपलोड करने में प्रॉब्लम ना आए। उसको मिनिमम रेजोल्यूशन के ऊपर रख के उसको स्कैन कीजिए। स्कैन करने का मतलब आप मोबाइल से उसकी तस्वीर खींचें मिनिमम उसके साथ, और मिनिमम के साथ ही उसको अपलोड कीजिए, ठीक है। तो कल हम दोबारा मिलेंगे। एक और बात ये मुझे बताइए कि आपके लिए ये जो टाइमिंग है, फॉर एग्जांपल आज के दिन यानी कि मंडे को 8:30 बजे, ट्यूसडे को 8:30 बजे और थर्सडे को 10 बजे, इज़ इट ओके फॉर यू? इसमें कोई इशू तो नहीं है? No, sir, हमारा it's not लेटेस्ट okay. सर टाइम टेबल 8:30 वाला का खत्म करवा दें सर, 8:30 वाला बड़ा मुश्किल होता है। हाँ मुश्किल तो होता है, लेकिन लेट मी चेक कि अगर हो सकता है। लेकिन बेहतर बेटा यही होता है कि ये छुट्टियों में हम अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर लें। मैं सिर्फ आपके लिए बात नहीं कर रहा, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि एक नेचुरल सा इफ़ेक्ट होता है कि आप थोड़ा सा जो है ना वो ढीले पड़ जाते हैं या और कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम है और आपका तो बेसिक काम आपका ये है, तो ये इसको फुल प्रायोरिटी के साथ किया जाना चाहिए। तो और जितना अर्ली कर लें उतना अच्छा है। उसके हिसाब से अपने टाइम टेबल, अपना जो दिन का जो होता है ना, आप किस हिसाब से अपना टाइम गुजारते हैं वो उसको ज़रा इम्प्रूव कीजिए। रात को हम लोग काफ़ी देर तक नेट पे बैठते हैं, टाइम उस पर ज़ाया होता है, गेम्स होती हैं ये वो, तो वो दैट इज़ नॉट हेल्पफुल, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बात नहीं है, ठीक है ना। हमें कोशिश यही करनी चाहिए, ऑल्दो कि ये मुझे पता है डिफ़िकल्ट होता है, मेरे लिए भी होता है डिफ़िकल्ट, लेकिन बेहतर मैंने जो अभी तक अपने तजर्बे से सीखा है वो ये कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहिए। अभी डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो बाद में कब आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इट इज़ बेटर कि इसको अपने आप को हम डिसिप्लिन कर लें, आप भी कर लें, मैं भी कर लूँ, ठीक है। ओके सर। तो विल ट्राई आवर बेस्ट कि अभी इसी तरह ही रखते हैं। कल भी 8:30 बजे का लेक्चर है, ठीक है ना। तो कल भी 8:30 बजे का है, और मंडे और थर्सडे को 10 बजे का, 10 से 11:30। और Q&A सेशन लास्ट टाइम मैं नहीं ले सका था क्योंकि मेरा नेट का कोई इशू था। उसमें बाकी चीज़ें मेरी चल रही थी लेकिन टीम्स जो है ना वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, इस वजह से वो मैं नहीं कर सका। लेकिन फिर मैंने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दिया था कि आप क्वेश्चंस अपने पोस्ट कर दें। कुछ क्वेश्चंस आए थे मुझे, मैंने ट्राई किया उनको जवाब देने का, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी 8:30 बजे। बहुत शुक्रिया।